हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कुमार शर्मा आज आपके लिए संस्कृत में टॉपिक लेके आया हूँ संधि। तो हम इस संधि में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं उनके बारे में बताऊँ। सबसे पहले हम संधि शब्द की उत्पत्ति देखेंगे कि संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। उसके बाद में उसकी परिभाषा, उसके भेद और उनके बारे में जानेंगे कि भाई भेदों में क्या क्या प्रयोग किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम संधि शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं। संधि शब्द की उत्पत्ति देखिए, सम उपसर्ग है, डादु ये धातु है और साथ में की प्रत्यय, इनसे रूप बन जाता है संधि। वापस गो यार। हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अंजनी कुमार शर्मा आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ संस्कृत का संधि। तो सबसे पहले हम संधि की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति क्या होगी। संधि की उत्पत्ति यानी संधि शब्द की उत्पत्ति के लिए कौन से इसमें वर्ण मिले हुए हैं, कौन से शब्द मिले हुए हैं। तो शम उपसर्ग है, डोदांत ये धातु है, डोधाएं धातु है और साथ में की प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इन सभी शब्दों के द्वारा संधि शब्द निष्पन्न हो जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सम क्या हमारे पास एक उपसर्ग है और ये डोदाय क्या है, धातु है यहाँ पे, और की क्या है, प्रत्यय। अब जानते हैं इसकी परिभाषा। तो परिभाषा संस्कृत में लिखेंगे हम, परः है, सन्निकर्ष है, संहिता। परः है, सन्निकर्ष है, संहिता। क्या कहता है परिभाषा का तात्पर्य क्या हो जाएगा। सन्निकर्ष का मतलब समीपता, शब्दों का पास में आकर बैठना या समीप आ जाना ही संहिता कहलाती है। अर्थात संधि को संस्कृत में क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं वर्णों का पास पास आकर के बैठना ही संधि कहलाती है। अब संधि की प्रकारों की बात करें हम, संधि के प्रकार। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की मानी जाती है। उसमें पहला प्रकार है अच संधि, जिसको हम स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं, अच संधि या फिर स्वर संधि। नंबर 2 पे है हल संधि या फिर इसको हम व्यंजन संधि भी कह सकते हैं, व्यंजन संधि। नंबर 3 पे है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि या फिर इसको हम स्वादि संधि भी कह सकते हैं, स्वादि संधि। तो देखिए ये 3 प्रकार की संधि मुख्य रूप से मानी जाती है। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास अच संधि। अच संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से इसके नियम हैं, आइए उनको जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझ लें कि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ जब प्रयोग किया जाता है तो उसे हम अच संधि कहते हैं। स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ परस्पर मेल होना ही स्वर संधि कहलाती है। और ये स्वर संधि कितने प्रकार की मानी जाती है, इसके मुख्य रूप से 7 उपभेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से 7 उपभेद होते हैं। कौन कौन से हैं। सबसे पहले यण संधि, यण के बाद में दूसरे नंबर पे आती है अयादि संधि, अयादि संधि। अयादि संधि के बाद में गुण संधि। फिर नेक्स्ट है हमारी वृद्धि संधि। इसके बाद में पूर्व रूप संधि, और इसके बाद में
पररूप संधि, पररूप संधि, और साथ में इसमें एक उपभेद और जोड़ा जाता है जिसको मिला के कुल उपभेद कितने हो जाते हैं 8, और वो उपभेद है प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि। तो ये कुल मिला के 8 उपभेद इसके, 7 उपभेद इसके हो जाते हैं। 4 5 7वें नंबर पे है प्रकृति भाव संधि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये 7 प्रकार की संधि हो जाती है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यण संधि। यण संधि को जानेंगे कि यण संधि क्या होती है, इसका नियम क्या होगा, तो इसको समझ लेते हैं। यण संधि, यण संधि, यण संधि के लिए सबसे पहला टॉपिक है, इसका सूत्र है, सूत्र क्या आएगा, एको यणची, एको यणची। क्या कहता है, इस नियम को हम समझते हैं। देखिए 3 चीजें इसमें आई है, तो इसका पदच्छेद करेंगे पहले। सूत्र का हम पदच्छेद करते हैं, तो पदच्छेद में क्या आता है हमारे पास, एक, एक के बाद में आ रहा है यण, और यण के बाद में आ रहा है अच। ये 3 पद हैं। इन 3 पदों के आधार पर ही इस संधि का कार्य होगा। तो सबसे पहले हम इक को लेते हैं कि इक क्या होता है। इक से तात्पर्य है ई, उ, री और ली। फिर आता है हमारे पास यण। यण का तात्पर्य है य, व, र और ल। अब बच गए हमारे पास अच। तो ये नियम क्या कहता है, यदि संधि कार्य करते समय पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में ई, उ, री, लृ इन 4 वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, और उसके बाद में अच का अर्थ हो गया स्वर, तो यहां पे असमान स्वर हो। असमान स्वर, असमान क्या होता है कि यहां पे जैसे ई आ गया तो उसके बाद में ई नहीं होना चाहिए, यहां उ है तो आगे उ नहीं आना चाहिए, री है तो री नहीं होना चाहिए, और री है तो री नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, यानी पूर्व पद के अंत में तो इनमें से कोई अक्षर होता है और उसके बाद में असमान स्वर होगा, तो इस इक के स्थान पे यण आदेश हो जाता है कर्म से। अर्थात जब ऐसा कार्य होगा तो ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और री के स्थान पे ल आदेश हो जाएगा। यहां पे मैंने आपको बोला कि एक तो आदेश, एक होता है एकादेश, आदेश और एकादेश, और एक होता है आगम। इन 3 चीजों को हम समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंट है। आदेश का अर्थ होगा कि पर्टिकुलर एक अक्षर के स्थान पे दूसरा अक्षर होना, जैसे ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और री के स्थान पे ल। तो ये क्रिया तो क्या कहलाएगी, आदेश। एकादेश का तात्पर्य क्या है कि पहले वाले अक्षर और बाद वाले अक्षर, तो वो कैसे समझेंगे हम उसको, देखिए एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक धन एकम, ऐसा एक एग्जांपल है, केवल इसको एकादेश को समझा रहा हूं मैं। तो एकादेश को समझ लीजिए, देखिए यहां पे इसके अंत में कौन सा अक्षर है ए, बाद में कौन सा है ए। अब इन दोनों अक्षरों के स्थान पे एक ही अक्षर हो जाएगा आई, तो ये क्या कहलाएगा, एकादेश। यानी बाद प्रथम अक्षर के और बाद वाले अक्षर के दोनों के स्थान पे एक अक्षर हो जाना क्या कहलाता है, एकादेश। आगम किसे कहते हैं, जब इन्हीं दोनों अक्षरों के बीच, यानी अंतिम अक्षर प्रथम पद का और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर, दोनों के बीच में कोई तीसरा अक्षर आकर के जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आगम। अब बात करें आदेश और एकादेश की, तो इनका जो स्वभाव होता है वो मित्र के समान, दोस्त, इनका जो स्वभाव होता है वो शत्रु के समान होता है, क्योंकि ये एक को हटा करके उसका स्थान ले लेते हैं। और आगम क्या होता है, आगम दोनों के बीच में बैठता है, इस कारण से इसका कैसा स्वभाव होगा, मित्र का स्वभाव होगा। तो ये आदेश और एकादेश, आगम, तीनों चीजों को आपने समझ लिया। अब आगे इसमें एग्जाम्पल हम इस सूत्र के लेते हैं यण संधि के। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ई वाला एग्जाम्पल। तो देखिए इस ई का हम लेते हैं, परि धन अंक है,
एक एक्स एग्जाम्पल है हमारे पास, परी धन अंक है। तो परी के अंत में देखिए कौन सा अक्षर है, ई, और बाद में कौन सा अक्षर है, ए। तो दोनों में असमानता है और ये स्वर भी है। तो देखिए यहाँ पे ई आ गया पहले पद, प्रथम पद के अंत में, और बाद में असमान स्वर भी आ गया। तो हम यहाँ इस ई के स्थान पे कौन सा आदेश कर देंगे, ये कर देंगे। तो इस ई के स्थान पे आधा ये हो जाएगा, अर्थात आधा ये का मतलब है इसमें स्वर मिला हुआ नहीं होगा, बिना स्वर के ये वर्ण किया जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अक्षरों को हम मिलाएंगे। तो देखिए हमारे पास अक्षर पहले कौन सा आ रहा है, पै। तो उस पै को पूरा लिख दीजिए। फिर यहाँ पे ई यहाँ से निकल गया तो बचा क्या, यहाँ पे रे बचा। तो इस रे को यहाँ पे एक बार लिखिए। रे हलंत है क्योंकि ई की मात्रा इसमें से निकली है। ई के स्थान पे क्या है, ये हलंत है, उसमें ए और उसके साथ में अनुस्वार हम इसमें जोड़ देंगे इस तरीके से, और ये क्या रूप बनेगा, इस तरीके से पर्यंक है। अब देखिए जो ये रे हलंत है वो रे इस ये के ऊपर हमें लगाना है, क्योंकि जो हलंत रे होगा वो आगे वाले स्वर के ऊपर लगाया जाता है हमेशा, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये रे क्यों लगाया जाता है, संस्कृत में एक नियम है जल तुम्बी के न्याय। जिस प्रकार से जल के अंदर एक खाली सूखी घिया या लौकी को हम फेंक देते हैं और जल के ऊपर तैरती है, उसी प्रकार से ये रे जो हलंत है बिना स्वर का है वो आगे वाले जो स्वर है, आगे वाला जो उसके स्वर है उसके ऊपर जाके लग जाएगा। तो इसको हम वर्तनी की दृष्टि से जब लिखेंगे तो इस प्रकार से ये शुद्ध लिखा जाएगा और क्या रूप बन जाएगा, पर्यंक है। तो ये बात समझ में आई। अब लेते हैं देखिए सु का, इसका ले लेते हैं ऊ का। हमारे पास एक एग्जाम्पल है सुधन आगतम, सुधन आगतम। यहां पे देखिए इस प्रथम पद के अंत में कौन सा अक्षर आ रहा है, ऊ, उसको यहां निकाल लीजिए एक बार। फिर आगे अक्षर देखेंगे हम, स्वर आ रहा है, असमान है, अर्थात दोनों में समानता नहीं है। यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे है, दोनों असमान स्वर हैं। तो इस ऊ के स्थान पे इस नियम से क्या आदेश करेंगे हम, वह आदेश कर देंगे। क्या बनाएंगे, वह आदेश करेंगे। अब अक्षरों को मिलाना है हमें। देखिए सु था, उसमें से ऊ निकला, तो यहाँ पे से कैसा बचा, हलंत कहते हैं इसको, आदेश है को। वह आ गया, वह में क्या जोड़ेंगे, आ की मात्रा, क्योंकि ये हलंत है तो वाह बनेगा। और यहाँ पे गतम इसमें जोड़ देंगे तो क्या रूप बन जाएगा, स्वागतम। इस प्रकार से बना देंगे। आगे इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं हम, मातृ री का एग्जाम्पल देखते हैं। मातृधन अंश है, मातृधन अंश है। तो देखिए ये एग्जाम्पल है, इसके अंत में हमें वही देखना है कि पहले वाले पद के अंत में कौन सा अक्षर आ रहा है। यहाँ पे तय में क्या लिखा हुआ है, री। तो री को यहाँ से आप हटा दीजिए एक बार, यहाँ निकालिए इस री को। और री के बाद में अक्षर देखेंगे तो ए स्वर आ रहा है, दोनों में असमानता है। तो इस री के स्थान पे कौन सा अक्षर कर देंगे भाई, रे अक्षर कर देंगे। मिलाइए अक्षरों को, माँ, तय हलंत हो गया री निकलने से, तो तय के नीचे हलंत का चिन्ह लगाइए। रे भी हलंत है, ये रे हलंत। अब देखिए जब हम वर्णमाला का टॉपिक पढ़ते हैं तो उस वर्णमाला के टॉपिक में कुछ अक्षर आते हैं संयुक्ताक्षर। और संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं, क्षय, त्रय और ज्ञ। ये तीन अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। और संस्कृत में ये कैसे बनते हैं, देखिए आधा क और मूर्धन्य श जब जुड़ जाते हैं इस क्रम में तो दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है, क्षय जुड़ बन जाता है। इस प्रकार से त्रय कैसे बनेगा, आधा तय और आधा र। इस प्रकार का जब संयोग होगा तो उससे क्या बन जाएगा, त्रय बन जाएगा। गे की बात करें तो आधा जय और आधा ये, इस प्रकार से मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ज्ञ। तो यहाँ पे हमारे पास स्थिति आ रही है आधा तय और आधा रे। तो ये संयुक्ताक्षर कौन सा बनेगा, यहाँ पे त्रय। तो दोनों के स्थान पे क्या बना देंगे अपन, त्रय लिख देंगे। तो मात्र त्रय हलंत है, क्योंकि दोनों से हलंत ही बनेगा, स्वर नहीं मिला हुआ है। तो आगे वाला जो स्वर है वो उस त्रय में मिलाएंगे और इसके अनुस्वार की जो मात्रा उस पर लगा देंगे और रूप लिख देंगे क्या, मात्रंश है। इस प्रकार से रूपे बना दिया जाएगा। लृ का एग्जाम्पल लेते हैं। लृ धन आकार है, लृ धन आकार है। अब देखिए खुद स्वर ही, एक ही अक्षर छुपा हुआ है इधर, एक ही अक्षर है और वह भी स्वर है और उसके बाद में भी स्वर आ रहा है, दोनों में असमानता है, ये इक है। तो इस पूरे ही वर्ण के स्थान पे क्या आदेश कर देंगे, आधा ल आदेश करेंगे और इसमें आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ला, और कारह जोड़ देंगे तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ला कारह रूपे बन जाएगा। तो इस प्रकार हम ये यण संधि के जो नियम हैं उनको हल करते रहेंगे।